नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आने वाले हैं। ऐसे में सारे एग्जिट पोल में कहीं न कहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है और एकाधू एग्जिट पोल है जिसमें कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है। हमारे साथ यही सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए राजनीति को बेहतरीन तरीका से समझते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी। सबसे पहले सर आपको तापमान एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। जी, सीधा सवाल रहेगा कि दिल्ली जो विधानसभा है उसका जो एग्जिट पोल है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपके नजर में क्या लगता है? निश्चित रूप से जो वहाँ का जो इस बार का जो चुनाव हुआ है जी वो ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। जी और जिसमें जो जिनके जो संतुष्ट मतदाता हैं, जी विद्वान मतदातागण हैं, उन्होंने कुछ अच्छी बातों को तरजीह दिया है और झूठे वादों से वापस निकल कर करके जी और मोदी जी की गारंटी वाली बातों को जी उसने अच्छा माना है, जी जिसका ये प्रतिफल दिखता है जी कि अभी भी जितने भी न्यूज चैनल के द्वारा जी जो एग्जिट पोल कराए गए हैं उसमें सब में सबसे ज्यादा बीजेपी का वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है। जी डॉक्टर तो ये साहब, हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी का जो अभी एग्जिट पोल में दिखा रहा है बहुमत की सरकार बनते हुए और केजरीवाल कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, इसका मेन रीजन आप क्या मानते हैं? देखिए, मेन रीजन यही है कि एक अजीब नई तरह की राजनीति को सोच लेकर के आए थे, जी लेकिन उसको मूर्त रूप करना मुश्किल उनके लिए संभव नहीं हो पाया और उन्होंने उस दिशा में कार्य भी नहीं किया। बस वो कहीं वही कहता है कि काम करो जी, 5 नया पैसा जी और ढिंढोरा पीटो 500 रुपये के बराबर। वही काम भी लेकिन केजरीवाल कर रहे थे। केजरीवाल तो साफ साफ कहते हुए नजर आते थे, खास करके अपने चुनावी प्रचार में, कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने के लिए ईडी छोड़ा था, सीबीआई छोड़ा था, अभी तक के कुछ मिला नहीं है। क्या देखिए, कहिएगा? जो कहते हैं वो तथ्यहीन बात कह रहा है वो। जी कोई ईडी की हम हमेशा से ईडी क्या मोदी जी के द्वारा बनाया गया है क्या? ये पहले से ही काम कर रही थी जी और उसके पहले भी काम कर रही थी। जिसके यहाँ वो अपने ईडी और सीबीआई जो भी है जी वो पहले अपने तथ्यों को जांचती है, जी जांच करके परखती है और तब उस पर आरोप जो आरोपित होता है उस पर केस दर्ज करती है, ऐसे ही नहीं दर्ज करती है। जी और जो निष्पक्ष है तो उसको क्या आपत्ति है जी हमारे ऊपर 10 केस दर्ज कर दे, क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी उसी तरह से उसको और सहयोग करना चाहिए कि हम मैं गलत नहीं हूँ, मुझे सहयोग करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी अलग राजनीति शुरू की और जिसके कारण वो और जाल में फंसते गए, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार के रूप में आए थे, जी लेकिन उनकी छवि जो है धीरे धीरे दूसरी तरह से बनते चली गई और वो ईमानदारी जो कहीं धरातल पर दिखी नहीं, जी इसलिए लोगों को मोह भंग हो गया। और जो नई राजनीति शुरू करना चाहते थे, जैसे कांग्रेस और बीजेपी से हट कर करके जी नया राजनीति शुरू करना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन वो उन्होंने दिखाया नहीं, जिसके कारण पुनः जो उसको सबसे और अच्छा लगा इन सब में से, जो अच्छा लगा तो उनको उसको बीजेपी पसंद आई और इस बार दिल्ली के सम्मानित जनता ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार चुनने का ठाना है और इस तरह से उनका जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है वो उसके आशा का अनुरूप है। एक और सवाल रहेगा आपसे कि ये जो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव का नतीजा आने वाला है 8 को, तो इसमें आरएसएस का क्या भूमिका आप देखते हैं? क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या देखिए, ठीक हो चुका है? आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जी ये जो कहते हैं कि देश के साथ सबके साथ जी रहने वाला जो है उसके साथ वो रहता है। जी अगर वो भी उसके साथ देश हित में बात करने लगे सभी
तो निश्चित रूप से उसके बात में रहेगा। तो क्या अगर तुष्टीकरण दिल्ली में अगर चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो उसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है? आरएसएस को किसी भी, मैं फिर कहता हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं कह सकते आप ये कह सकते ये हैं, जो लेकिन जो ये हकीकत जो है, ये जो है जी वो जो देश के प्रति सोचता है, राष्ट्रवाद जिसके दिल में रहता है उसके साथ वो है। मैं तो कोई किसी को नहीं देखता हूँ लेकिन ऐसा सर आप कि वो जानते हैं कि कहता है कि आरएसएस जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही मदद करते आई है शुरू से ही, और कहीं न कहीं जब भी अटैक किया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा तो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ आरएसएस पे भी अटैक होता है, भारतीय जनता पार्टी पे कम अटैक होता है। उनकी सोच है, वो अपने को किस नजरिए से देखते हैं, उनकी सोच है। तो क्या दिल्ली अगर में अगर अगर कोई विधानसभा अगर कोई चुनाव सुनिए ना, जीतती जी, अगर कोई कहता है कि भारत माता की जय, तो किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? नहीं आपत्ति होना चाहिए। जी, अगर जैसे ही भारत माता की जय कहता है तो वो कहता है कि बीजेपी के लोग हैं, जय श्री राम कहता है तो वो कहता है कि बीजेपी के लोग हैं। तो इनकी उनकी नजरिया है। जी, मैं तो अपने आराध्य का नाम ले रहा हूँ, मैं तो अपनी मातृभूमि की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से उनका नजरिया है, तो उनका नजरिया को बदलना चाहिए। वो भी कहें भारत माता की जय, उनको भी जय श्री राम बोले, जी। वो भी बोले। हम तो किसी ए किसी धर्म निरपेक्ष में किसी एक धर्म की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ तुष्टीकरण हो जाता है। हम सर्वधर्म की बात करेंगे तो निश्चित रूप से, जहाँ भी बीजेपी की सरकार रही है, अगर आप जानते हैं जी, और देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सब लोग उसके उसके साथ बेहतर ढंग से जी रहे हैं। इसको कोई नहीं, किसी की ऐसा नहीं होता है कि अगर बीजेपी की सरकार है तो बहुल हिंदू बहुसंख्यक को मध्य संख्यक ने कभी तंग किया है। उसको अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो मध्य संख्यक है। अल्पसंख्यक तो जैन है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध है, जी, अल्पसंख्यक तो सिख है, जी, ये बहुत कम है। वो तो मध्य संख्यक है। तो वो अल्पसंख्यक का तो चोला पहन कर करके और वो विक्टिम कार्ड खेलते चलते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं करता हूँ, मुझे ये नहीं दिया जाता। जबकि जबकि जितनी भी योजनाएं चल रही है उसमें बीजेपी ने कहीं भेदभाव नहीं किया है, किसी जी, भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है और सबको समभाव से देता है। जी। तो क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है दिल्ली में तो उसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इतना कंफर्टेबल हो आरएसएस चुकी के है कि आरएसएस के बगैर सरकार बना सकती है? आरएसएस के बगैर क्यों मैंने कहते हैं? जी, आरएसएस बगैर क्यों कहते हैं? आरएसएस तो कहीं है ही नहीं, इसमें इसमें रहती ही नहीं है। जो इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो उसके साथ है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम बीजेपी के हो गए। तो आरएसएस के जो भी लोग हैं वो उसके साथ चलते हैं। जो भारत माता की जय बोलता है, जो भारत भारत को अपना भूभाग समझता है, जो भारत का अपना अपना समझता है, जी, जो उसके उसके संस्कृति और संस्कार को अपना समझता है, वही हमारा आदमी है। जी। वो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस भी बदल जाए, मैं तो कहता हूँ आप भी बदल जाए, उसको भी भारत माता की जय बोलनी चाहिए, उसको भी वंदे मातरम से परहेज नहीं होना चाहिए, उसको भी भारतीयता की अच्छी लगनी चाहिए। तो क्या तो तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस को भी भारत माता की जय बोलनी चाहिए, तो क्या आरएसएस सपोर्ट करेगी कांग्रेस को इस क्यों नहीं स्थिति में? करेगी? क्यों नहीं करेगी? उसमें तो अगर अगर आप अगर पढ़े लिखे जानकार हैं जी, तो उनके संस्थापक ही कांग्रेस के लोग थे, जी, कांग्रेसी थे। जी, लेकिन उन्होंने ही उसको दुर्भावनाग्रस्त कर दिया और तुष्टीकरण के लेकर करके उनसे हटे थे। तो तुष्टीकरण बंद करना चाहिए और सबको वही कहता है, जनगणना कराइए, संविधान को लाइए। तो संविधान को सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई पहुंचाया है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने ही पहुंचाया है। एक मैं लास्ट सवाल रहेगा चलते चलते कि डॉक्टर साहब दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है 8 तारीख को, उसमें कितना सीट आप दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को कितना सीट, और खास मैं करके देखिए, मैं कोई जी, ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से वहाँ का जो वोट परसेंटेज पड़ा है, जी, तो निश्चित रूप से बीजेपी जो है 45-50 के बीच में रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, बाकी तो नतीजे आएंगे आठ आठ तारीख को, जी, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है
इसका अगर नतीजे में परिणत किया जाए तो नियरली 45 के बीच में आ सकता है। इस जीत का श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जीत का श्रेय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष कोई नहीं होता है। जी। भारतीय जनता पार्टी में जो उसके मूर्धन्य लोग हैं वो सब मिल करके काम नारा किया है। 14 में चला था। सबने काम किया है। मोदी जी का सबने काम किया है। जैसे उनका उनका एकमात्र एजेंडा रहता है मोदी हटाओ, तो बाकी सबका जनता का एजेंडा रहता है मोदी को लाओ। तो मोदी को ला रहा है, उनका एजेंडा है मोदी हटाओ, तो जनता का क्यों हटाए जब वो तुमसे बेहतर वो कर रहे हैं तो मोदी लाओ नारा लगाते हैं। इसलिए ये परिणति आती है। और अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा में हारती है तो उसका कारण आप क्या समझते हैं? उसका कारण तो सबसे बड़ा वही उसका जो आइडियोलॉजी से भटक जाना है। जो जितने आइडियोलॉजी लेकर के आए थे, कहे थे लोकपाल बिल बनाएंगे, कहे थे कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, नाम भी आम आदमी पार्टी रखा था, आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन आम आदमी से खास से भी बहुत खास हो गए, बेहद खास आदमी बन गए। जो जितना उन्होंने कहा था उससे जस्ट मतलब उल्टी दिशा में चलने लगे। उसका जो रेबड़ी कल्चर है लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। उससे देखिए कहता है कि अगर कोई सभ्य समाज बनता है या सभ्य समाज होता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होती है कि उसको भोजन, आवास और कपड़े की व्यवस्था करना, उसको अब हो गया रोजगार और शिक्षा का व्यवस्था करना। लेकिन उसे इतना ढोल पीटता है जिसके अपेक्षाकृत काम करता नहीं। अगर काम करता तो ये सब नौबत नहीं आती और दिल्ली में उसी की सरकार फिर से बनती। एक लास्ट सवाल रहेगा डॉक्टर साहब कि कांग्रेस का दिल्ली में भविष्य क्या देख रहे हैं? और जो राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, जो राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा जोक यही है कि राहुल गांधी संविधान लेकर के घूमते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं। वस्तुतः यही करना चाहिए उनको। अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार संविधान को, उनको तो क्षमा मांगना चाहिए कि हमने इतने संविधान को इतने इतने बेतरतीब ढंग से तहस नहस किया है। अगर संविधान को अगर अच्छा से मानते, संविधान को अभी भी अगर अच्छा से पढ़े और संविधान पर चले तो उनको भविष्य और उज्जवल होगा। लेकिन संविधान को वो मानते नहीं है और संविधान के साथ चलना भी नहीं पसंद करते हैं। वो किसी किसी लगता है कि कोई विदेशी ताकतें उनको कुछ समझा रही है जिसके कारण वो समझ रहे हैं। अगर देश की मिट्टी, देश की खुशबू अगर उनको पसंद होता तो देश की मुद्दा उठाते, देश की ग्रामीण जनता के पास जाते और गांव-गांव के मुद्दे को उठाते जो बुनियादी सुविधाएं हैं, भोजन, आवास, शिक्षा, ये सब पर अगर सब थे। उनको मैं अभी भी मैं सलाह दूंगा कि कोई अच्छे विद्वान जन से आप संपर्क कीजिए और भारत की भाषा, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को समझिए। आप बिल्कुल बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।